हेलो दोस्तों, आप सभी ने बहुत सारे लीगल रिलेटेड इंफॉर्मेशन के वीडियोस तो देखे ही होंगे, जैसे कि आपको बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो देखने मिले ही होंगे। इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, यूट्यूब ले लो, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म पे अभी लीगल रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जा रही है और वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीगल इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचनी ज़रूरी है। अगर वो आप तक नहीं पहुंची तो आपके लीगल राइट्स का मिसयूज़ हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ दोस्तों थ्योरेटिकल नॉलेज समझने से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी समझ में आ जाएगा? नहीं, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ थ्योरेटिकल नॉलेज भी समझना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपको सिर्फ लीगल इंफॉर्मेशन समझने से नहीं, तो लीगल इंफॉर्मेशन जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों एक एग्जांपल देती हूँ। एक टीचर अपने स्टूडेंट को सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज देगा तो क्या उसको इजी होगा? हम देखते हैं कि बहुत से कॉलेजेस में, बहुत से स्कूल्स में हमें सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं तो थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है, बट थ्योरेटिकल नॉलेज देने से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस किया जाता है। यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज ये बहुत ज़रूरी है। जितना हम थ्योरेटिकल नॉलेज से नहीं समझते हैं उतना हम प्रैक्टिकल नॉलेज से बहुत इजीली समझ सकते हैं। यानी अगर कोई टीचर है जिसने पीएचडी कर ली है, डिग्री ले ली है, लेकिन उन्होंने कभी स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं किया है, कभी उन्होंने स्टूडेंट के साथ डील नहीं किया है, तो क्या वो प्रैक्टिकली स्टूडेंट को अच्छे से समझा पाएंगे? नहीं दोस्तों। अगर उसके अपोजिट में हम देखें, कोई टीचर प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ थ्योरेटिकल नॉलेज रखता है या थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज रखता है, तो ये स्टूडेंट को कन्वे करना बहुत इजी हो जाता है, या स्टूडेंट को इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है कि वो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो वैसे ही सिर्फ लीगल इंफॉर्मेशन देना, या ये सेक्शन ये बोलता है, वो सेक्शन वो बोलता है, अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाए तो आपको क्या करना है, तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, तो थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड है। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज लोगे तो आपको नहीं जमेगा, पर आप थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी रखोगे तो आपको चीज़ें बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो दोस्तों आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ और उस स्टोरी में आपको मैं पूरा प्रैक्टिकल विथ थ्योरेटिकल नॉलेज देने की कोशिश करूँगी, यानी कि नॉट ओनली थ्योरेटिकल विथ अ प्रैक्टिकल नॉलेज। दोस्तों होता क्या है, रमेश नाम का एक लड़का है, उसका एक बड़ा भाई है जयेश। इन दोनों के पिता का देहांत हो जाता है और देहांत होते ही कुछ दिनों में ही रमेश के बड़े भाई जयेश ने उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम करवा ली है। लेकिन रमेश जो है वो शौक में है कि अपने पिता का देहांत हो चुका है, वो बहुत ही ये अकेला पड़ जाता है उसके पिता के देहांत के बाद। लेकिन कुछ महीने बीत जाने के बाद रमेश को पता चलता है उसके एक करीबी दोस्त से कि उसके बड़े भाई जयेश ने सारी प्रॉपर्टी जो है अपने नाम करवा ली है म्यूटेशन के थ्रू। यानी कि उसकी सारी प्रॉपर्टी, पिताजी की जो सारी प्रॉपर्टी है वो अपने नाम करवा ली है। और रमेश को लगता है कि ये झूठ है, क्योंकि उसको अपने भाई पे पूरा ट्रस्ट होता है। इसमें देखो ट्रस्ट भी टूट रहा है उसका, क्योंकि बड़े भाई है तो वो ऐसा कर नहीं सकते। पर ठीक है, अब करीबी दोस्त ने भी बोला है तो वो भी झूठ नहीं बोल रहा होगा। इसलिए रमेश जाता है अपने बड़े भाई जयेश के पास और जयेश को जाके पूछता है कि भैया मुझे ऐसे ऐसी बात समझ में आई है कि ये सच है? तो जयेश बोलता है हाँ ये सच है, मैंने सारी प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम करवा ली है और तेरा इस प्रॉपर्टी पे, पिताजी की एक भी प्रॉपर्टी पे कोई भी हक नहीं था, नहीं है और ना रहेगा। अब सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम पे है। और रमेश बेचारा, उसको लगता है अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, अगर प्रॉपर्टी भैया ने अपने नाम करवा ली है तो अब इस प्रॉपर्टी पे तो मेरा कोई हक नहीं है। और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और उसी बीच में रमेश के एक करीबी दोस्त, यानी कि रमेश के एक दोस्त जो कि वकील था, वो उसकी और रमेश की मुलाकात होती है। रमेश बेचारा दुख में था और ये देखकर उसको लगा कि मेरे दोस्त को क्या हो गया है, ये कभी ऐसे उदास नहीं रहता है। तो बस उसका जो वकील फ्रेंड था वो उसको पूछता है कि क्या भाई क्या हो गया है, इतने उदास क्यों हो?
तब रमेश उसको बताता है कि मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया है, मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है अपने नाम करवा ली है, लेकिन अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास तो कुछ प्रूफ भी नहीं है, ना मेरे पास डॉक्यूमेंट है, सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे भाई के नाम पे हो चुकी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन उसके ऊपर जो वकील दोस्त है रमेश का, वो कहता है कि भाई टेंशन ना लो, तुम्हारी प्रॉपर्टी और तुम्हारा हक कहीं नहीं गया है, अब भी तुम्हें मिल सकता है। और रमेश इस बात पे शॉक हो जाता है कि भाई कैसे पॉसिबल है, अगर मेरे भाई के नाम पे सारी प्रॉपर्टी है तो उसने म्यूटेशन करवाया है, उसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा ली है। हाँ, तो उसके ऊपर वकील दोस्त जो है वो हंस पड़ता है और बोलता है कि भाई तुमने कानून को समझा ही नहीं है अभी तक, क्योंकि कानून सिर्फ इतने तक नहीं है भाई, कानून बहुत बड़ा है, हर एक को अपना राइट दिलाने में कानून हमेशा आगे है। बस इसी मामले में रमेश को जो है उसका वकील दोस्त बताना स्टार्ट करता है कि तुम किस तरीके से अपनी राइट को, अपने हक को पा सकते हो। तो हिंदू सक्सेशन यानी कि हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में सेक्शन 8 उसमें कहा गया है कि अगर कोई हिंदू पुरुष बिना विल बनाए मर जाता है या उसका देहांत हो जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है उसके क्लास 1 हेयर्स को ट्रांसफ़र की जाती है। और सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं तो वो सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग कहा गया है, हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी क्लास 1 हेयर्स को प्राथमिक अधिकार देता है। यानी कि वो क्लास 1 हेयर्स कौन है, तो उस मृत्यु हुए इंसान की पत्नी, विधवा पत्नी, उसका बेटा, उसकी बेटी, जो भी क्लास 1 हेयर्स में आएंगे उनको इक्वल तरीके से उनके प्रॉपर्टी जो है, यानी कि पिता की जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यानी कि वर्षानुवर्ष बाप दादाओं की जो प्रॉपर्टी है वो इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाती हैं। तो बस रमेश तुझे तेरा हक मिलेगा, तेरे भाई का अकेले का उस प्रॉपर्टी पे हक नहीं है, तेरा भी उस प्रॉपर्टी पे हक है, क्योंकि तेरे पिता की प्रॉपर्टी सिर्फ सेल्फ कमाई के साथ नहीं तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, तो तेरा राइट तुझे मिलेगा। या ये कहने के लिए उस पे रमेश का शॉकिंग एक्शन था कि सच में ये तो मुझे पता ही नहीं था, इस बारे में कभी मुझे किसी ने बताया नहीं। तो भाई वो बोलता है उसके ऊपर सिर्फ म्यूटेशन करने से या रेवेन्यू रिकॉर्ड पर अपना नाम चढ़ जाने से दूसरे लीगल हेयर्स का अधिकार खत्म नहीं हो जाता, और ज़रूरत पड़ने पर लीगल हेयर्स पार्टीशन सूट, यानी कि अगर आपको आपका लीगल हेयर्स में राइट नहीं मिल रहा है या आपको आपकी प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिल रहा है तो आप ज़रूरत पड़ने पर पार्टीशन सूट या डिक्लेरेशन सूट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। और अगर आपने कोर्ट में ये प्रूफ कर लिया कि आप भी उस प्रॉपर्टी या उस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार हैं तो आपको आपका राइट पूरे 101% मिलेगा। ये सिर्फ कहानी रमेश की नहीं थी। और एक बात और जो ज़रूरी बात है, म्यूटेशन ये फाइनल ओनरशिप प्रूफ नहीं है। ये लाइन किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन में नहीं दी गई है, ये अलग अलग कोर्ट में अलग अलग प्रिंसिपल के साथ डेवलप हुआ है। इसलिए अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो याद रखिए, अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, आपके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है और आप उसमें लीगल हेयर्स हो तो आपको आपका इक्वल राइट दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ जयेश ने धोखे से अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और रमेश को उसमें से कोई भी राइट नहीं ऐसा कहा, लेकिन रमेश का उस प्रॉपर्टी पे इक्वल राइट है और वो इक्वल राइट वो ले सकता है पार्टीशन सूट और डिक्लेरेशन सूट के साथ। यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 सेक्शन 8
एंड सेक्शन 9 के तहत वो कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में पार्टीशन सूट और डिक्लेरेशन सूट फाइल कर सकता है और अपने राइट को ले सकता है। वैसे दोस्तों, ये स्टोरी के पीछे एक ही मेरा मकसद है कि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ थ्योरेटिकल ना जाए, तो आपको वो स्टोरी के थ्रू या आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाई जाए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो या आपको मेरी ये लीगल इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और नेक्स्ट स्टोरी के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। बाय बाय।